आपको राष्ट्रवाद की चिंता है तो ये बताइए कितना इंटर मैरिजेस को आपने सपोर्ट किया, कितनी सुरक्षा दी इंटर मैरिजेस को। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोटी होगी वोट की कीमत बढ़ेगी। वो और यहां तक कि जो भी वहां लोकल एकाधिकार जमाए बैठा हुआ है उसके एकाधिकार परिवारवाद भी अपने आप आधा हो जाएगा। जो भी लोग लीडर्स रहे या तो चुप होने वाले लीडर रहे जो ना बाहर बोल पाए ना अंदर बोल पाए, उन्होंने हिस्सेदारी की मांग ही नहीं की। जाति जैसी संस्था ने इस देश का इतना नुकसान किया, जो आज भी संविधान का नुकसान करने के जो ट्रेनर्स आ गए हैं, प्रशिक्षक, वो बहुत पहले से रहे, उसको खत्म करने का प्रयास नहीं किया गया। लोकतंत्र का नारा सबका हिस्सा सबका विकास है, सबका साथ और सबका विकास नहीं। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए इस मंच पर विराजमान हमारे चचा भीष्म देव आर्य जी, गवाई साहब यहाँ नहीं आ पाए हैं, बड़े भाई माने जी, समस्त जितने भी यहाँ पर आए हुए नेतागण हैं, विभिन्न पार्टियों के, विभिन्न संगठनों के, बहुत ही अहम मुद्दों पर यहाँ बातचीत हुई। वर्मा जी ने तो इशारा किया, बहुत अच्छा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि लोकतंत्र की परिभाषा यहीं तक सीमित है कि 100 में से 51 लोग इकट्ठा हो गए और 49 लोगों के बारे में कुछ भी सोच विचार और कार्यवाही कर दें। ऐसा नहीं। लोकतंत्र ये हो सकता है कि 51 लोग चुने, लेकिन चुनने के बाद वो 100% ही नहीं, उसको इस बात का भी ख्याल करना है कि पूरी दुनिया के लोगों में क्या मैसेज आता है, हमारे पड़ोसी मुल्कों में क्या मैसेज आता है, हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों पर क्या मैसेज जाएगा। इसीलिए कानून का शासन और संविधानवाद की उत्पत्ति हुई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारे संविधान पढ़े और दुनिया के सभी संविधानों से सबसे ज़्यादा उम्र भारत के संविधान की निकली। इस पर यूनिवर्सिटीज़ में, खासतौर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई। संविधान लंबा क्यों चला? क्योंकि यहाँ पर इंक्लूसिव लीडर्स रहे। मैं किसी पार्टी या किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब भी लोकतंत्र के अंदर इंक्लूजन कम होगा, सभी लोगों का ध्यान कम रखा जाएगा, तो उस पर चोट लगती है, उसका नुकसान होता है। लोकतंत्र का नारा सबका हिस्सा सबका विकास है, सबका साथ और सबका विकास नहीं। सबका साथ तो गुलामी का भी होता है। जब कारवां लश्कर चलते थे तो कुछ गुलाम होते थे, कुछ महिलाएं होती थी, उसमें बहुत लोग साथ होते थे। लेकिन जब सबका हिस्सा होता है तो लोग आगे चलेंगे और विकास भी होगा। और विकास का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों का विकास हो। विकास होगा तो सबका, पतन होगा तो सबका, जिम्मेदारी होगी तो सबकी और मजेदारी होगी तो सबकी। इसी के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई और आर्टिकल 326 में राइट टू वोट की व्यवस्था है कि जब भी सरकारें आपकी मर्जी की नहीं है तो आर्टिकल 326 में आप उसे बदल सकते हैं। मूल अधिकार इसलिए दिए गए जिनका मैचिंग पूरी दुनिया के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर से किया गया है, जहां बुद्ध की वाणी, धम्मपद, अशोक के सम्राट
अशोक के लेख और जितने भी क्रांतिकारी हुए पूरी दुनिया के अंदर, जितने संविधान लिखे गए, उन सब की अच्छी अच्छी बातों को लिया गया। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है। और जब देश के अंदर ये बात आने लगी कि इस देश के अंदर जो भी दिक्कतें हैं उसकी जिम्मेदारी विदेशी आक्रांताओं को है, कभी अल्पसंख्यक के ऊपर लगा दी, कभी अंग्रेजी राज के ऊपर। ये मुक्त होना एक पलायनवाद है। भारतीय संविधान चाहता है कि सबको हिस्सा मिले, अकेले SC ST को नहीं, OBC को भी, माइनॉरिटीज़ को भी, महिलाओं को भी, और उसके लिए प्रोविजंस हैं। समता मूलक समाज बने, उसके लिए प्रोविज़न है। आर्टिकल 14, 15, 16 पूरे मूल अधिकार दिए हुए हैं और उसमें बहुत से संशोधन किए गए। जो सरकारें बनेंगी उनके अंदर खास तौर से आर्टिकल 330-32 में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन दिया गया। 334 में 10 साल के लिए था, लेकिन वो बार बार बढ़ जाता है। 335 में जो शेड्यूल्ड कास्ट के दावे थे उनकी व्यवस्था की गई है। पर लगातार जो भी लोग लीडर्स रहे, या तो चुप होने वाले लीडर रहे जो ना बाहर बोल पाए ना अंदर बोल पाए, उन्होंने हिस्सेदारी की मांग ही नहीं की। जाति जैसी संस्था ने इस देश का इतना नुकसान किया, जो आज भी संविधान का नुकसान करने के जो ट्रेनर्स आ गए हैं, प्रशिक्षक, वो बहुत पहले से रहे, उसको ख़त्म करने का प्रयास नहीं किया गया। बाबा साहब ने अपनी स्पीच ग्रामर ऑफ एनार्की में पहले ही कह दिया था कि अगर जाति को और असमानता को ख़त्म नहीं किया गया और माइनॉरिटीज़ का अगर ध्यान नहीं रखा गया और नायक पूजा अगर हो गई, तो देश को, देश की एकता को, देश की आज़ादी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सामाजिक न्याय मिलना ही चाहिए। प्रियम्बल के अंदर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। लोकतंत्र तभी सफल होगा, बार बार प्रयास किया गया न्यायपालिका के द्वारा कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। वजह यही हुई कि जिन लोगों को अधिकार मांगने थे वो लोग MLA MP बनने तक सीमित रहे। शेड्यूल्ड कास्ट को अधिकार दिए गए। शेड्यूल्ड कास्ट के बाद में OBC ने भी अधिकार मांगने शुरू नहीं किए, अपना हिस्सा नहीं मांगा। माइनॉरिटीज़ ने भी अपना हिस्सा मांगना शुरू नहीं किया। जब सड़क पर मांग होती है, अखबार में, साहित्य में मांग होती है, तो एक ना एक दिन वो उसका फल निकलता है। ऐसी बात ना आने से ये हुआ कि शेड्यूल्ड कास्ट के आरक्षण को ये मान लिया गया कि आरक्षण का दर्शन ही खराब है। आरक्षण का दर्शन के पीछे देश की एकता, अखंडता है और जो पिछड़ गए लोग हैं उनको शामिल करने की बात है। लेकिन जो एकाधिकारीवादी लोग, प्रिविलेज क्लास के लोग काबिज थे, वो नहीं चाहते। आज भी 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। वो क्यों चाहेंगे कि नए लोग अधिकारी बनकर, कर्मचारी बनकर तनख्वाह पाने लगे? वो कभी ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म करते हैं, कभी टैक्स सिस्टम में इस तरह का बदलाव लाएंगे, कभी वक्फ बोर्ड के बारे में संशोधन लाएंगे, कभी डिस्टर्ब करते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो समस्याएं रहें वो पल्स देखते हैं कि ऐसी चर्चा रहे हमेशा कि लोग अपना हिस्सा ना मांग पाएं। जो समस्याएं हैं वो इतनी ही समस्या रहे कि वो अपने जीवन के लिए अपने आप जीवन की मांग करते रहें, उसी में खुश रहें। आज भी SC ST एक्ट के 126 अपराध रोज होते हैं। जातिबंदी कानून नहीं बना। हमने बहुत बार मांग की कि नोटबंदी कानून की तरह जातिबंदी कानून क्यों नहीं होता? अगर जातिबंदी कानून समय से बन गया होता तो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता इस देश के अंदर पनपती नहीं, लिंग भेद इस देश के अंदर पनपता नहीं। उन्होंने सभी संस्थाओं पर, खास तौर से वो लोग जो एकाधिकारवादी हैं, जिन्हें मनुवादी भी कह सकते हैं, कहते रहे हैं, उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरह से अपने हाथ में ताकत रखी जाए। उसके लिए कॉलेजियम की व्यवस्था की गई। पूरी दुनिया के अंदर कॉलेजियम की कोई व्यवस्था नहीं। जज अगर जज को चुनेंगे तो कल सांसद कहेंगे सांसद भी सांसद को चुनेगा।
कल को ब्यूरोक्रेसी वाले भी कहेंगे हम भी ब्यूरोक्रेसी को चुनेंगे। ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती। जो संविधान में मूल रूप से प्रोविजन है वही होने चाहिए। फिर लेटरल एंट्री की व्यवस्था की गई, उसमें भी कुछ ही परिवारों के लोग आने लगे। आरक्षण पर इतने कुठाराघात हुए, जब भी आरक्षण की बात आई, चाहे मंडल कमीशन की बात आई, लगातार कभी स्टे दिया गया, कभी कम एग्जीक्यूट किया गया। मंडल कमीशन भारतीय संविधान के बाद एक बहुत ही फाइन डॉक्यूमेंट है, जो माइनॉरिटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब एक को अधिकार मिलता है तो दूसरे को अधिकार मजबूत होता है, जिसको वो अधिकार पहले से मिल रहा है। मंडल कमीशन के अंदर अगर प्रोविजन जितने दिए हुए हैं वो अगर ओबीसी के नेताओं ने पढ़ लिए होते तो ओबीसी के नेता एससी एसटी का रिजर्वेशन एंड प्रमोशन खत्म नहीं करते। वो शब्द ही गलत है, रिजर्वेशन प्रमोशन। दरअसल वो प्रोन्नति में बैकलॉग है, प्रमोशन में बैकलॉग। वो अपने हिस्से में ऊपर जाते हैं। उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि जैसे कि दूसरे का हिस्सा कम किया गया, और ये माइनॉरिटीज के अंदर भी गलत मैसेज गया, ये ओबीसी के अंदर भी गलत मैसेज गया, और स्थिति ये हुई कि जो बहुजन यूनिटी आ रही थी वो टूटने लगी। रिजर्वेशन इन प्रमोशन करके किया उन्हीं लोगों ने था जिन्होंने खत्म करने के पीछे षड्यंत्र रचा था, और बहुजन यूनिटी खत्म करने के लिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी दे दिया। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट एक आर्थिक कंसेप्ट है। मंडल कमीशन पूरी तरह से जो पिछड़ापन है उसको हर तरह से खत्म करना चाहता था। उसके अंदर भी प्रोन्नति का कंसेप्ट दिया हुआ है, मांग दी हुई है। अगर ओबीसी के नेता उसको लागू करते, अल्पसंख्यकों के लिए लागू करते प्रोन्नति में आरक्षण, प्रोन्नति बैकलॉग को, तो एक यूनिफाइंग लॉ बनता, बहुजन एकता उससे बढ़ती। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। न्यायपालिका का यूज किया गया और इस तरह के निर्णय हुए जो पॉपुलर निर्णय संसद के द्वारा नहीं हो सकते थे। संसद ने 77th, 81st, 82nd, 85th अमेंडमेंट जारी किए और बताया कि प्रोन्नति में रिजर्वेशन है, और अभी भी संविधान में छपता है, लेकिन लागू नहीं हो रहा। सामाजिक न्याय के मामले, माइनॉरिटीज के वेलफेयर के मामले स्टे हो जाते हैं और बहुत दिन तक रहते हैं, जिसका नुकसान किसको होता है? लोकतंत्र को नुकसान होता है। जो लोकतंत्र से अपेक्षा की जाती है कि वो शांति से विदाउट किसी क्रांति के बदलाव लाएंगे, वो एक हताशा और निराशा में बदल जाती है। मंडल कमीशन के सभी बिंदु बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रवादी हैं और पिछड़ेपन को दूर करने वाले हैं। उनका अध्ययन सभी एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को, माइनॉरिटी के नेताओं को अत्यंत आवश्यक है, उन्हें पढ़ना चाहिए। जब भी उनको पढ़ेंगे निश्चित रूप से लगेगा कि बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। एससी एसटी एक्ट को खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया, सीधे नहीं कर पाए तो पूरी तरह से न्यायपालिका के माध्यम से करने का खत्म किया। लेकिन ये पल्स देखते हैं, जो मनवादी ताकतें हैं वो पल्स देखा करती हैं कि आखिर कैसे इसको चेंज किया जाए। ये सारी चीजें, इनके पीछे समस्याएं बहुत सारी हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज की। हम एक एक एक्ट को बात नहीं कर सकते, लेकिन हम समाधान परक सोच रखते हैं, एक विचार परक और सुझावात्मक सोच रखते हैं। मैं कुछ बिंदु रखना चाहूँगा। हम चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उस बेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुझाव के रूप में आएगा तो एक दिन लागू भी होगा। ये मांग करनी चाहिए, जितने भी लोग बैठे हैं अपने मैनिफेस्टो में इसको लिखें। उसमें 2 एससी एसटी के मेंबर होने चाहिए, 2 एससी के, 1 एसटी का, 5 ओबीसी के, 2 माइनॉरिटीज़ के और 1 सामान्य का मेंबर होना चाहिए। लगभग 11 लोग हों, तब वो न्याय कर पाएगा और लोगों की अपेक्षा पूरी करेगा। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा देश है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन से क्या होगा? 11 लोग हों और वो सर्वसम्मति से या बहुमत से निर्णय लें, उसके अंदर भी यही हो, 2 एससी, 1 एसटी, 5 ओबीसी, 2 माइनॉरिटी और 1 सामान्य का सदस्य हो, तो निश्चित रूप से इलेक्शन भी फेयर इलेक्शन होगा। लोकसभा के क्षेत्र इस देश के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। मैंने बहुत साल रिसर्च की इसमें। लोकसभा के क्षेत्रों का जो रिसर्च है वो ये है कि जितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी उतनी ही वोट की कीमत कम होती है। हमारा देश, जनसंख्या तो दुनिया में लगभग सबसे ज़्यादा है, चाइना और इंडिया की, लेकिन आप किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे देश से तुलना करके देखेंगे
तो लोकसभा के क्षेत्रों के बारे में मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं। इंग्लैंड की जनसंख्या है 5 करोड़ के आसपास, उनके 1500 MP। फ्रांस की 6.5 करोड़ 925 MP। इटली की 6.5 करोड़ करीब करीब 900 से ऊपर MP। जो छोटे देश हैं वेनेजुएला वगैरह, उनके हर बार बढ़ जाते हैं। 2.5 करोड़ की जनसंख्या पर 181 MP। हम अपने पड़ोसी देशों के देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश लगभग 18-20 करोड़ के आसपास है। MP की संख्या 350। इसको आप जनसंख्या से जोड़ के देखिए कितना रेशो आता है। MP क्या सोचेगा, किसके बारे में, किससे मिलेगा, किसका काम करेगा, किसका फोन उठाएगा, आखिर क्यों इनको बड़ा नहीं किया जाता। चाइना की जनसंख्या हमारे बराबर है और उसके 2980 MP। हमारे MPs की संख्या बढ़ने वाली है 2026 की, लेकिन उनकी संख्या लगभग 2500 से 3000 अगर होगी तो लोकतंत्र का एहसास गांव गांव में होगा और हर कम्युनिटी में होगा। और सब कम्युनिटीज को जैसे कि सेपरेट इलेक्ट्रेट में मेंबर्स मिलते थे, रिप्रेजेंटेटिव मिलते थे, उस तरह का अपने आप में एहसास होगा और उनकी बात सुनने वाले लोग एक तो नजदीक आएंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जनता के नजदीक आएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मांग होगी आप लोगों की, इस पर रिसर्च हो चुकी है। एक लाइन की चीज ध्यान रखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोटी होगी वोट की कीमत बढ़ेगी। वो और यहां तक कि जो भी वहां लोकल एकाधिकार जमाए बैठा हुआ है उसके एकाधिकार परिवारवाद भी अपने आप आधा हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा, जब अन्य लोगों को भी मौका मिलेगा, युवाओं को भी मौका मिलेगा। अभी क्या है, एक परिवार बैठा हुआ है कब्जा किया हुआ है, एक बिरादरी बैठी हुई है कब्जा किए हुए, एक धर्म के लोग बैठे हुए हैं, फिर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बिना किसी विरोधी से दुश्मनी लिए हुए या उसका विरोध सहे हुए, उसका सहयोग लिए हुए अपने आप भी अपने विचारों के ऊपर आगे चल सकते हैं। इस तरह के छोटे लोकसभा क्षेत्र लगभग 2500 से 3000 होंगे, तो आपकी बात सुनने वाले संसद में बहुत ज़्यादा होंगे। जहाँ तक बात है लोगों की ज़्यादा शोर मचाएंगे ऐसा नहीं है। जो नहीं बोलते हैं वो जिंदगी भर नहीं बोलते, जो बोलते हैं 10-20 वो लोग हमेशा बोलते हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मांग है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब आते हैं आखिर समाधान क्या है। हर निर्णय जो न्यायपालिका का होता है वो चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो संसद में चैलेंज होगा। संसद पब्लिक रिव्यू करती है और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है। संसद के पब्लिक रिव्यू के बाद में कोई और रिव्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, वी द पीपल। हम लोगों ने काफ़ी सर्वे किया इस बीच में 4 जनपदों में, जिला पंचायत में भी किया, MLA के इलेक्शन में भी किया, और बहुत ही अच्छे परिणाम आए। लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर और लखनऊ में, वहाँ जिला पंचायत सदस्य के जो सीटें थी 248 थी, और हमने वहाँ पर 50 लोग भेज करके यही किया कि जहाँ भी सामान्य सीट है वहाँ पर जो संविधान समर्थक उम्मीदवार हो उसी को वोट देनी। संविधान समर्थक कौन है? जो जातिवाद में विश्वास न करता हो, जो धर्मांधता में विश्वास न करता हो, जो छुआछूत में विश्वास न करता हो, जो किसी भी तरह से अपराधी ना हो और कठपुतली भी ना हो, किसी के भाई भतीजा हो गया हो, उसको वोट नहीं देना। उसी तरह की शपथ दिलवाई। साहब सिंह धनखड़ साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट में उसमें शामिल रहे हैं। तो इससे चारों जनपदों में जो 248 जनपद के अंदर सदस्य थे, उनमें से SC का जो रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन था 49 का, लेकिन 94 जीते। 94 समझ रहे? OBC का 67 का था 27%, लेकिन वो 101 जीते सिर्फ एक कसम खाने से। और जो माइनॉरिटीज के 5-6 जीता करते थे वो 25 जीत गए। इस तरह से जो संविधान विरोधी थे 11.5% तक रह गए, लगभग अपनी जनसंख्या के आसपास। गूगल में 9.6% है। और किसी को अगर दिक्कत है तो कास्ट सेंसस करवाइए। अगर किसी को दिक्कत है हमारे आंकड़ों पर, कास्ट सेंसस करवाइए। ये एक अपने आप में एक ऐसा डिवीजन है कि देश संविधान समर्थक और संविधान विरोधियों में जब बट गया है तो निश्चित रूप से
हमें संविधान समर्थक सबसे अच्छा नहीं भी मिला तो सबसे कम खराब तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा वो 10-15% वालों में से ही, जिनको मूल अधिकारों की आवश्यकता है, जिनको संविधान की आवश्यकता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की आवश्यकता है, जिनको सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की आवश्यकता है। तो ये अपने आप में एक ऐसा बड़ा एक्सपेरिमेंट है और इसके रिजल्ट हैं जो निर्णय सामने आए उनको हमने बिहार में भी यूज़ किया, और बिहार के अंदर भी जहाँ भी माइनॉरिटी ज़्यादा थे, कटिहार वगैरह में, एक भी संविधान विरोधी जीत कर नहीं आ पाया जिला पंचायत में। फिर इसको हम मध्य प्रदेश में ले गए, 52 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको चलाया, वहाँ भी मुश्किल से 5-6% लोग संविधान विरोधी लोग जिला पंचायत सदस्य बने। फिर इसको हमने असेंबली के इलेक्शन में 2022 में उत्तर प्रदेश में 70 संगठनों की बैठक की, और उसमें यही शपथ दिलवाई कि जा करके अपने क्षेत्र में, अपने इलाकों में इस बात का जरूर प्रचार करें कि हम संविधान के साथ हैं, और जो संविधान का समर्थन करेगा हम सामान्य सीट पर, और यहाँ तक कि जो रिजर्व सीट है वहाँ भी हम उसी को वोट देंगे। तो ये स्थिति हुई कि बड़े बड़े दलों को ओबीसी की परसेंटेज जो टिकट देने की थी वो बढ़ानी पड़ी। वो शुरू में जब बढ़ाई गई तो हर पार्टी ने कुछ ना कुछ बढ़ाई, और उसका जो रिजल्ट निकला वो आश्चर्यजनक रिजल्ट है। जिन्होंने हमारे लेख पढ़े होंगे उनको मैं नहीं कहता, लेकिन जिन लोगों ने लेख नहीं पढ़े हैं या हमारी बात नहीं सुनी है, आप ये सोचिए 2017 में संविधान विरोधी या मनुवादी 44.8% थे असेंबली के अंदर, और 2022 में उनकी संख्या 25% गिरकर 33.8 पर आ गई। आश्चर्यजनक परिणाम है नहीं है? सिर्फ एक विचार से, एक सुझाव से, सिर्फ यह कसम खानी थी कि हम कितना भी दूध का धुला हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, मंडल विरोधी, ये सब निश्चित रूप से पर्याय हैं, और हम इनको वोट नहीं देंगे। चाहे हमारी बीवी कहे, चाहे पिताजी कहे, ताऊ, चाचा, महबूबा, कोई कहे, लेकिन हम किसी भी संविधान विरोधी को, चाहे हमारी कितनी भी प्रिय पार्टी हो, हम पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि कैंडिडेट, उम्मीदवार अपने मुंह से कहे, अपना घोषणा पत्र निकाले अलग कि मैं संविधान के साथ हूं, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के आरक्षण के साथ हूं, महिलाओं के आरक्षण के साथ हूं। ये अपने खुद के मैनिफेस्टो में भी दे, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी दिलवाए, फिर जनता के हाथ में, वोटर के हाथ में ये ताकत रहे कि वो चुने कि हमको सबसे अच्छा नहीं मिल रहा, हम सबसे खराब को चुनेंगे, सबसे कम से खराब को चुनेंगे। ये ताकत हम चाहते हैं कि पार्टी के नेताओं से हट करके वोटर के हाथ में आ जाए। और आज खुशी की बात है कि मैनिफेस्टो बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ये मैनिफेस्टो बेस्ड पॉलिटिक्स पूरी दुनिया के अंदर है। भारत में भी 2003-4 से शुरू हुई, और अब लगभग 50 से 55% लोग जो मैनिफेस्टो में लिखते हैं उसको अपनाते भी हैं। इसका कर्नाटक जैसे स्टेट में बहुत अच्छा असर भी हुआ था, उसमें माइनॉरिटीज़ के रिजर्वेशन था, और कास्ट सेंसस की बात भी की थी। अब वो कितनी निभाई गई, नहीं निभाई गई, देखिए कितने बार धोखा देगा आदमी मैनिफेस्टो में लिख करके। एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा, हमेशा के लिए कोई मूर्ख नहीं बना सकता। लेकिन धर्मांधता के आधार पर हमेशा लोग मूर्ख बनते हैं। वैज्ञानिकों को पहचानता नहीं कोई, लेकिन झूठ बोलने वालों का खूब सम्मान है पूरी दुनिया के अंदर, कहानी करने वालों का, अफवाह करने वालों का। वो खैर दूसरा मुद्दा है, लेकिन अब हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आपका जो वोट है वो संविधान समर्थक को जाने लगेगा, तो निश्चित रूप से यही नारा अपना वो है, संविधान के दुश्मन को न टिकट दो न वोट दो। और ये डिसीजन आपके हाथ में है। मैनिफेस्टो पढ़िए और मैनिफेस्टो घर घर भेजिए। मैनिफेस्टो ये भी ना हो कि 85 पेज का हो, 50 पेज का हो, एक पेज में सारांश बना करके दीजिए। और वो मैनिफेस्टो जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं हिस्सेदारी आधारित हो। ये नहीं कि अकेले SC को हिस्सेदारी चाहिए, अकेले OBC को चाहिए, अकेले महिलाओं को चाहिए, माइनॉरिटी को भी चाहिए। अगर ये बात पिछले 50-60 सालों में नेताओं ने अपना ली होती और माइनॉरिटी का ध्यान रखा गया होता, OBC का ध्यान रखा गया होता, तो निश्चित रूप से उनको अधिकार मिल गए होते, और अब अधिकार छीनने की किसी की हिम्मत नहीं होती। देश सबका है,
समाज सबका है, सड़कें सबकी हैं। ये आज भी अगर मॉब लिंचिंग होती है, आज भी अगर ऑनर किलिंग हो रही है, आज भी 126 अपराध SC/ST एक्ट के दर्ज हो रहे हैं, बहुत से दर्ज नहीं होते। आज भी महिलाओं की स्थिति यह है। अयोध्या गया था मैं अभी, एक बच्ची को उठा करके उसके प्राइवेट पार्ट्स में कांच की बोतल डाल दी गई, बलात्कार किया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। जब लोग आदमी को आदमी नहीं समझ रहे, बच्चे को बच्चा नहीं समझ रहे, तो उनका सिर्फ एक ही इलाज है कि आपकी वोट ऐसे सांसद, ऐसे प्रतिनिधि चुने कि जो भी कानून बनाया जाएगा वो कानून जनता के हित में होगा, और वही होगा जो संविधान का समर्थक होगा। उसके अलावा दूसरा कोई भी आदमी आपके हित की बात नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आपको वेलफेयर की चिंता है तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेकर के आइए। 5 किलो 6 किलो वाला मामला, ये तो सिर्फ जिंदा रखने वाला मामला है। आपको राष्ट्रवाद की चिंता है तो ये बताइए कितना इंटर मैरिजेस को आपने सपोर्ट किया, कितनी सुरक्षा दी इंटर मैरिजेस को। ऑनर किलिंग हो रही है, आप अपनी बेटी को मार देते हैं, आप अपनी बेटी को अधिकार नहीं दे रहे। तो जो संविधान विरोधी इस हद तक असमानता को प्रेम करता है, इस हद तक अंधविश्वासी है, इस हद तक परंपरावादी है, बस 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं, तो उससे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको हक देगा। इसलिए वोट और टिकट पर निश्चित रूप से कंट्रोल कीजिए। वोट पर काफी कंट्रोल है, लेकिन टिकट पर जब आप कंट्रोल कर देंगे, जब पार्टियों को यह पता पड़ जाएगा कि हम ऐसा नहीं है किसी को भी टिकट दे देंगे और हमारे समर्थक इसको वोट देने लगेंगे, ये गलतफहमी छोड़ देंगे, तो टिकट का बेचना, टिकट का खरीदना बंद हो जाएगा। सही मामले में मिशनरी लोग और लॉयल लोग संसद में पहुंचेंगे जो कानून का ध्यान रखेंगे। और आज पैसा बहुत है, 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। अगर लोकतंत्र के अंदर मुफ्त शिक्षा नहीं है, मुफ्त न्याय नहीं है, मुफ्त चिकित्सा नहीं है, तो हमें लोकतंत्र की क्या जरूरत थी भाई? फिर तो राजा महाराजाओं की दया पे रहते ही हम, कोई दिक्कत नहीं थी। लोकतंत्र अपनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि पूरी दुनिया के लोगों ने अंदर एक ऐसा एहसास किया कि लोगों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, मुफ्त न्याय मिलना चाहिए। और मुफ्त न्याय मिलता था राजा महाराजाओं के, जमींदारों के और सम्राटों के समय में। आज मुफ्त न्याय मिल नहीं पा रहा विद रिगार्ड्स टू जजेस एंड लॉयर्स। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय नहीं है। और लोकतंत्र के अंदर अगर रोजगार नहीं मिल पा रहा, लोगों को रोजगार देना असंभव काम नहीं है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि अगर 1% रिचेस्ट लोगों पर 0.5% टैक्स एडिशनल बढ़ा दिया जाए, 0.5 सिर्फ, तो 117 मिलियन जॉब बढ़ जाएंगे, यानी कि लगभग 12 करोड़। और हम डिमांड करते हैं कि 1% पे 1% बढ़ा दो, तो मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा और न्याय भी मिल जाएगा और रोजगार भी मिल जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? आप इन 1% की चिंता 99% लोगों से ज्यादा क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि 99% लोगों के जो नेता हैं वो सोते हैं, वो अपने मैनिफेस्टो में कभी ऐसा वादा ही नहीं करते कि हम तुम्हें कभी अधिकार दिलवाएंगे, तुम्हारा हक दिलवाएंगे। सिर्फ एक नारे की चिंता करिए, सबका साथ वाला नहीं, सबका हिस्सा, सबका विकास। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।